वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? चलिए फटाफट से लाइव जुड़ जाइए और एक बार ऑडियो विजुअल्स कंफर्म कर दीजिए दोस्तों। जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और इस सेशन के लिंक को सभी दोस्तों के साथ में सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए दोस्तों। द बिल्डअप एरिया क्या है? द बिल्डअप एरिया इन द फॉल्स कलर कंपोजिट इज शोन बाय फॉल्स कलर कंपोजिट में निर्मित क्षेत्र के किस रंग से दिखाया जाता है? निर्मित क्षेत्र को किस रंग से? लाल कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक एंड डार्क ब्लू। आज देखो आपको एक टेबल बताऊंगा और उस टेबल से आपके ये सारे फॉल्स कलर कंपोजिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए कि अभी तक ए वालों का बोलबाला नहीं शुरू हुआ है, बी वालों ने भी जो है बात थोड़ी सी सही से नहीं रखी, सी वालों के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन यहां पर बताइए आंसर क्या है? सभी का आंसर गलत है और ब्लू इज द राइट आंसर। नीला आसमां हो गया है ना। जाने ये क्या हो गया आप लोगों का? फॉल्स कलर कंपोजिट जो है ये क्या है? बिल्डअप एरिया में, ठीक है, एफसीसी बिल्डअप एरिया याद रखे गए, ब्लू कलर। चलो अगली बार हम गलत ना करें उसके लिए थोड़ा सा जो है प्रयास करते हैं सही से। फॉल्स कलर कंपोजिट जो है एन कलर कंपोजिट जो है एन आर्टिफिशियली जनरेटेड कलर इमेज होती है जिसमें ब्लू, ग्रीन और रेड कलर्स जो होते हैं दीज आर असाइंड टू द वेवलेंथ रीजन्स को असाइन किए जाते हैं, ठीक है, टू विच दे डू नॉट बिलोंग इन नेचर, ठीक है। इसीलिए इसको फॉल्स बोला जाता है। कि जैसे आप देखिए कि अगर ब्लू की बात करूं तो ब्लू किसको असाइन किया जाएगा? ग्रीन रेडिएशंस को, 0.5 से लेके 0.6 माइक्रोमीटर तक। इसी तरीके से ग्रीन असाइन किसको किया जाएगा? रेड रेडिएशंस को। और रेड किसको असाइन किया जाएगा? नियर इंफ्रारेड रेडिएशंस को असाइन किया जाता है। दिस इज हाउ व्हाट द फॉल्स कलर कंपोजिट इज ऑल अबाउट। अब हम ये टेबल देखते हैं। इस टेबल के अंदर में कहां लिखा हुआ है कि बिल्डअप एरिया को जो है ब्लू से दर्शाया जाता है। देखिए यस, इस टेबल के अंदर में अगर आप देखेंगे तो बिल्डअप एरिया आपको यहां पर दिखेगा। पॉइंट नंबर थर्ड, बिल्डअप एरिया हाई डेंसिटी होगा तो उसे हम डार्क ब्लू, और का लो डेंसिटी का होगा तो उसे किससे दर्शाएंगे? लाइट ब्लू से दर्शाएंगे। यानी कि आपको याद रखना है कि ब्लू से आपको दर्शाया जाएगा क्या? बिल्डअप एरिया। अगर हाई डेंसिटी है तो डार्क ब्लू और अगर लो डेंसिटी है तो लाइट ब्लू। इसी तरीके से आप देखो, फटाफट से बाकी सारी चीजें भी देखने का प्रयास करो ताकि आपको मालूम रहे। देखिए हेल्दी वेजिटेशन एंड कल्टिवेटेड एरिया है, उसमें एवरग्रीन जो होंगे वो आपके रेड और मेजेंटा से दर्शाए जाएंगे। डेसिडियस जो होंगे वो आपके ब्राउन और रेड से दर्शाए जाएंगे। स्क्रब्स जो हैं वो आपके लाइट ब्राउन विद रेड पैचेस जो हैं उससे दर्शाए जाएंगे। क्रॉप्ड लैंड की बात करते हैं, सही है ना? ओके चलो, तो नेटवर्क इश्यू हो गया था कुछ, ठीक है। तो क्रॉप्ड लैंड जो है आपके ब्राइट रेड से होगा। फेलो लैंड जो होगा वो आपके लाइट ब्लू एंड व्हाइट से होगा। वाटर बॉडीज की अगर हम बात करें तो वो आपके जब लगभग जो है ब्लू और ब्लैक से दर्शाए जाते हैं। क्लियर वाटर होगा तो वो डार्क ब्लू और ब्लैक से दर्शाया जाएगा, जबकि अगर आपका जो थोड़ा सा मैला वाटर होगा, टर्बिड वाटर होगा, तो वो आपके लाइट ब्लू से दर्शाया जाएगा। सिमिलरली वेस्टलैंड एंड रॉक्स का भी जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज फिक्स्ड एट द हाइट ऑफ। भूस्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर फिक्स है? ये तो सबको आता है भैया, 8,000, 15,000, 18,000 या फिर 36,000 किलोमीटर। ये तो सबको आता है, ये तो सबको आता है। चलो
फटाफट से सेशन की लिंक को शेयर कर दें दोस्तों के साथ में, है ना। जो भूले बिसरे भटक गए हैं उनको साथ लाना है, सेशन के लिंक को शेयर करके उन्हें भी जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीपीएस पढ़ाना है, राइट। चलिए 2 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये तो आप सब लोगों को पता है, यानी कि 4, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। ये देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या है, 36,000 है। यहां आप थोड़ा सा ना देख लेते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक्चुअली क्या होता है, अर्थ के एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर स्टेशनड होती है, राइट। और इसका जो रोटेशन होता है इक्वेटोरियल प्लेन के अलोंग वेस्ट टू ईस्ट होता है इसका रोटेशन, एज पर द रोटेशन ऑफ द अर्थ इटसेल्फ, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होता है, 36,000 किलोमीटर। और ये अर्थ के रोटेशन के साथ साथ में ही जितने टाइम में अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करता है उतने ही टाइम में इसका भी रोटेशन कंप्लीट होता है, यानी कि 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। इसका जो एरिया ऑफ स्पैन है, मतलब ये कितना एरिया कवर करता है, तो आप देखिए 70 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स तक ये कवरेज देता है हमको। 70 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री साउथ तक ये जो है अपने को क्या देता है, कवरेज देता है, राइट, ठीक है। These are mainly used for communication and meteorological applications. Mainly इसके एग्जाम्पल आप देखोगे गोज, मीटियोसैट, इंटेलसैट, इनसैट, ठीक है। ये सब क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है। इंडिया की भी एक सैटेलाइट है जो सबसे पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो कौन सी है, ए फॉर, बताइए, डरिए मत कि सर ने ये क्या पूछ दिया, क्या हमको ए फॉर आता है कि नहीं आता है ना, बताओ ए फॉर क्या होता है, बोलो बेटा, एप्पल, राइट। तो एप्पल जो है वो पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी इंडिया की, याद रहेगा ना। अब फिर दोबारा मत बोलना कि ए फॉर एप्पल सर आता है, पूछे क्यों जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द अपीयरेंस ऑफ स्काई इज ब्लू ड्यू टू, आकाश नीले रंग का दिखाई देने का कारण निम्न में से कौन सा है, बताइए। मी स्कैटरिंग, नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, डॉगलस स्कैटरिंग, या फिर रेले स्कैटरिंग, बताओ। आंसर बताओ। समहाउ आज नेटवर्क के इश्यू से जूझ रहे हैं, है ना। इसलिए कहते हैं, देखिए जीवन में रोज जो है ना संघर्षों का सामना करना पड़ता है, नित्य रोज नए चैलेंजेस आते रहते हैं सामने, और नेटवर्क भी एक इसी तरीके का है, राइट। सो ये यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग की वजह से जो है ये आपका अपीयरेंस होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें एचपीएससी 2019 के पेपर, विच वॉज द फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑफ इंडिया। लो अब आपका आंसर फिर से आ गया, ए फॉर, बताओ। भारत का प्रथम भूत तुल्यकालिक उपग्रह कौन सा है, इनसेट 1A, IRSP, कार्टोसेट 1 या फिर एप्पल। तो इसका आंसर तो पता ही है आपको, एप्पल। एप्पल जो है फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी इंडिया की। 19 जून 1981 को एप्पल जो है वो लॉन्च की गई थी, फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ये एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च की गई थी, राइट। फाइन, एक बार कमेंट करके बताएं, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। वेरी गुड आफ्टरनून रोहित। चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, जीआईएस कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा इंक्लूड्स जियो रेफरेंसिंग ऑफ ओरिजिनल डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा गिविंग आउटकम्स। भौगोलिक सूचना तंत्र में सम्मिलित हैं
आंकड़ों का संकलन एवं संग्रहण, मूल आंकड़ों का भूकोडन, आंकड़ों का विश्लेषण, परिणाम प्रदर्शन। बताइए। ऑल इज वेल, फाइन फाइन फाइन। हम इंजीनियर है ना, तो हमें तो वैसे भी थ्री इडियट्स की मूवी का ऑल इज वेल हमेशा याद आ जाता है, और ऑल नहीं है वो तो ऑल इज वेल है कि नहीं? तो जीआईएस जो है ना, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अंदर में कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा, जियो रेफरेंसिंग ऑफ डाटा, जहां आप टैग कर देते हो ये हमारी लोकेशन है ना। आजकल तो इंस्टा पे बहुत सारी चीजें टैग होती हैं, समय भी टैग हो जाता है ना, उसकी लोकेशन भी टैग हो जाती है ना। एनालिसिस ऑफ डाटा, गिविंग आउटकम्स, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑल, या यूं बोले कि आल। 1 2 3 4 ये सभी जो है आपके जीआईएस के सिस्टम के पार्ट हैं, राइट? कि हम कलेक्शन करते हैं डाटा को, फिर उसको बाद में उसको हम स्टोर भी करते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस भी करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स भी लगाते हैं, आउटकम्स भी आते हैं, ठीक है। और आपके जियो रेफरेंसिंग ऑफ ओरिजिनल डाटा कहां से कलेक्ट किया गया है उसको हम जियो रेफरेंसिंग भी करते हैं। मनरेगा के अंदर में ज्यादातर आपने देखा होगा जो भी वर्क किया जाता है उसको जीआई टैग कर दिया जाता है, जियो रेफरेंसिंग टैग जो है दिया जाता है उसको, ठीक है। चलिए, अब ये सैटेलाइट है एक तरफ और दूसरी तरफ कंट्री है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके आ सकता है इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर में। एस्टर, आइकोनॉस, कार्टोसेट, अल्माज, बताइए। यूएसए, इंडिया, जापान, रशिया। टू होना चाहिए। एस्टर आपकी जापान की है, कार्टोसेट, आइकोनॉस आपकी जो है यूएसए की है, कार्टोसेट आपकी क्या है, इंडिया की है, और अल्माज जो है वो आपकी कहां की है, रशिया की है। बढ़े आगे। Which one of the following is not a part of spatial information techniques? स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्निक्स का कौन सा पार्ट नहीं है? यस प्रिया जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानिक सूचना तकनीक का भाग नहीं है? बताइए। जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, या फिर एसपीएसएस? ये तो आयान रस्तोगी जी ने सबसे पहले दे दिया है, रोहित ने भी दे दिया है, देवंजन बसक ने भी दिया है, वेरी गुड, कृतिका, जुल्फिकार, एंड एवरीवन हैज द सेम आंसर, डी, एसपीएसएस। ये इसका पार्ट नहीं, किसका? स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस है, जीपीएस है, रिमोट सेंसिंग। आज का हेडिंग भी वही है, हेडिंग के अनुसार भी जाएं तो आंसर तो सॉल्व कर ही सकते हैं। एसपीएसएस जो है आपका स्टैटिस्टिक्स का टूल है, ये आपका स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, राइट? आईबीएम के द्वारा जो है डेवलप किया गया है डाटा मैनेजमेंट के लिए, एडवांस एनालिटिक्स, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए एसपीएसएस को यूज में लिया जाता है, ठीक है। अभी जो है इसका ओरिजिनल नेम क्या था? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। बाद में इसका नाम चेंज करके स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सॉल्यूशन, सर्विस सॉल्यूशन, ये आपका पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म क्या है भैया एसपीएसएस का? बताइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक तरफ आपके मैप्स दिए हुए हैं, सैटेलाइट डाटा दिया हुआ है, टेबुलर डाटा दिया हुआ है, सॉफ्ट आइडियाज दिया हुआ है, दूसरी तरफ की कोडिंग, स्कैनिंग, डिजिटाइजेशन,
डिजिटाइजिंग या फिर डाटा ट्रांसफर, हिंदी में भी देख लीजिए, मानचित्र, उपग्रह आंकड़े, तालिका आंकड़े, विचार, और दूसरी तरफ जो है आपको सुमेलित करना है इसको सही तरीके से। बताइए, ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? 2 वुड बी द राइट आंसर। मैप जो है वो डिजिटाइजिंग के लिए यूज में आ सकते हैं, ठीक है। सैटेलाइट डाटा जो है स्कैनिंग पर्पस के लिए भी जो है उनको स्कैन किया जा सकता है। टेबुलर डाटा जो है वो आपके डाटा ट्रांसफर्स के लिए जो है यूज में लिए जा सकते हैं, और सॉफ्ट आइडियाज का की कोडिंग से रिलेशन है, ठीक है। सो 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। अब देखिए आरपीएससी 2023 में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। अभी हाल ही में ये एग्जाम हुआ है, और देखें, विच टाइप ऑफ सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय जीपीएस सैटेलाइट्स। जीपीएस उपग्रहों के द्वारा किस प्रकार के सिग्नल जो हैं प्रसारित किए जाते हैं? रेडियो सिग्नल्स, थर्मल, इंफ्रारेड सिग्नल्स, नियर इंफ्रारेड सिग्नल्स, या फिर 0.6 से 0.7 माइक्रोमीटर वेवलेंथ रेडिएशन से। होगा इसका सही आंसर। भाई जीपीएस सैटेलाइट्स के अंदर में क्या यूज होते हैं? आपके रेडियो सिग्नल्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? रेडियो सिग्नल्स यूज होते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर में जो है आपका ट्रांसमिशन होता है, कम्युनिकेशन होता है रेडियो वेव्स का, है ना। जीपीएस सैटेलाइट्स जो कि क्या होती हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं। चलिए, which one of the following satellites is not correct, statements is not correct about geostationary satellites। लो, अगला ही प्रश्न जियोस्टेशनरी से रिलेटेड आ गया है। भूस्थैतिक उपग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? These satellites make one revolution of the earth in 24 hours। These satellites cover the area up to 45 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ से साउथ। These satellites revolve around the earth above the equator। The height of these satellite is 3600 किलोमीटर। ये सब अभी हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा का जब हमने पेपर देखा उसमें एक क्वेश्चन आया था, और वहीं से जो है आपका ये सॉल्व हो सकता है। अभी मैंने एक्सप्लेनेशंस में सारी चीजें जियो स्टेशनरी से रिलेटेड बताई थी, और वही स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आ भी गई। चलिए, तो ये क्या होगा इसका आंसर बताओ। 24 आवर्स में इसका रेवोल्यूशन होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। दी सैटेलाइट्स कवर 45 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री साउथ। गलत है कि नहीं है? 70 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री साउथ तक कवरेज होता है इसका। सो दिस इज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। These satellites revolve around the earth above the equator, right? और आपके जियो स्टेशनरी ये इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर में ये लोकेटेड होती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती हैं, और 3600 किलोमीटर इसकी जो है एल्टीट्यूड होता है, हाइट होता है कि नहीं? चलिए, तो ये आपका जो है क्या गलती थी इस वाले स्टेटमेंट में? 70 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री साउथ तक। चलिए, which among the following is the vector file format? PNG, DGN, JPEG, BPF, bitmap जो है प्रोफाइल होता है, क्या होता है? BMP। इट इज, इनमें से एक रास्टर है, वो कौन सा है आपका? DGN। DGN, बाकी सब वेक्टर फाइल है। PGN आपकी वेक्टर है, JPG आपकी वेक्टर है, BMP आपकी वेक्टर है। तो 2 would be the right answer to this question। Which of the following is an air-based platform? निम्नलिखित में से कौन सा वायु आधारित प्लेटफॉर्म है? बलून्स, टावर्स, रॉकेट, अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट। बताइए। Which is absolutely correct। बलून्स जो हैं, these are the airborne, ये हवा से जो है उड़ते हैं, राइट। बाकी तो आप देखिए टावर्स जो हैं आपका, ये तो ग्राउंड बेस्ड हैं, ये आपके ग्राउंड बेस्ड हैं टावर्स। रॉकेट जो है वो आपका लार्जली स्पेस बेस्ड है, और अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भी जो है कुछ टाइम तक जो है आपका एयर बेस्ड होता है, उसके बाद में ये भी स्पेस बेस्ड हो जाता है, राइट।
balloons, these are air-based platforms that rely on buoyancy of the float in the atmosphere itself. टावर्स जो होते हैं ये आपके ग्राउंड बेस्ड होते हैं, राइट। और रॉकेट जो होता है वो आपका क्या होता है, स्पेस बेस्ड। और अनमैन्ड जो है ये आपके कंसिडर्ड किए जाते हैं स्पेस व्हीकल्स के रूप में, कंसिडर किए जाते हैं एयरबोर्न के रूप में नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? मैप 3D, ग्रास जीआईएस, मैप गाइड और जियो मीडिया, बताइए। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, आपका स्वागत है रमास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीआईएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? मैप 3D, ग्रास जीआईएस, मैप गाइड या फिर जियो मीडिया, बताइए। आयान ने आंसर दिया है 2 का बी, जुल्फिकार ने भी 2 का बी दिया है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्रास जो जीआईएस है ये आपका एक ओपन सोर्स जीआईएस सॉफ्टवेयर है, राइट। बाकी सारे जो हैं आपके ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। और इसमें आप देखिए कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जीआईएस सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, है ना, कौन सा इनमें से जीआईएस। अच्छा, मनोज कुमार जी हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, स्वागत है मनोज कुमार जी। सॉफ्टवेयर जो है जीआईएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से नहीं है? तो आर्क इन्फो एक जीआईएस सॉफ्टवेयर है आपका। ये लिस्ट आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में कंसिडरेशन में ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। IL, WIS, मैप इन्फो, आर्क व्यू, जियोमेटिका, सिम, ग्रिड, IM ग्रिड, जियो मैप, ER दास, जियो मीडिया टेरेन, इमेज एनालिस्ट और मैप 3D, ये सब आपके जो है जीआईएस सॉफ्टवेयर है। और इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर केवल जो है वो ग्रास जीआईएस है, ठीक है। ये लिस्ट आपको याद रखनी है, याद रहेगी। चलिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय जीपीएस सैटेलाइट टू मेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ? जीपीएस उपग्रह द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक संपूर्ण परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है, बताइए। 24 आवर, 26 मिनट्स, 24 आवर्स, 6 डेज या फिर 12 आवर्स? थर्ड का आंसर 24 आवर्स, 26 मिनट, 24 आवर्स, 6 दिन या फिर 12 घंटे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय जीपीएस सैटेलाइट टू मेक वन कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ? है ना, जीपीएस खुद जो है कितना, 24 सैटेलाइट्स का जो है एक कॉन्स्टलेशन है, राइट। एक लोकेशन को पॉइंट आउट करने के लिए ढंग से आपका क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है यूएसए का सिस्टम है जो यूज में लिया जाता है। इंडिया का भी जो है नेवस्टार इंडिया का है, जिसके अंदर में 7 सैटेलाइट्स हैं। और जीपीएस के अंदर में टाइम कितना लगता है आपका, 12 आवर्स का टाइम लगता है। कितना लगता है, 12 आवर्स का टाइम लगता है, राइट। सो जीपीएस सैटेलाइट एक चक्र पूरा रिवोल्यूशन करने के लिए अर्थ के अराउंड टेक्स व्हाट, 12 आवर्स ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इमेजिंग सेंसर? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर इमेजिंग जो है सेंसर का उदाहरण है, बताइए। राइट आयान, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स, TRIOS-1, लिस और रडार अल्टीमीटर। रडार अल्टीमीटर नॉन इमेजिंग सेंसर, मतलब जो इमेज नहीं कैप्चर करता, वो सेंसर जो इमेज नहीं बना रहा है ना। फोर का आंसर आयान ने दिया है, जुल्फिकार ने भी दे दिया है, कृति ने भी दिया है, एकदम एब्सोल्युटली राइट। रडार अल्टीमीटर जो है ना, नाम भी वैसे बता रहा है इसका कि अल्टीमीटर जो है वो हाइट को नापने के लिए होता है। रडार जो होता है, रडार कभी भी इमेज नहीं क्रिएट करता है। रडार क्या करता है, रडार आपके जो है इकोसिस्टम के ऊपर में ज्यादातर वर्क करता है, राइट।
ठीक है। और ये जो है आपका इमेज नहीं बनाता है, तो नॉन इमेजिंग सेंसर है आपका। बाकी मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, TROS-1 और लिस, ये सब क्या है, इमेजिंग सेंसर हैं। ठीक है, तो इमेजिंग सेंसर्स, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर आ गया, TROS-1 आ गया, और लिस यानी कि लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर जो हैं, ये आपके क्या हैं, इमेजिंग सेंसर्स हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज लार्जली यूज्ड फॉर मैपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से किस समूह का उपयोग अधिकांशतः पृथ्वी के सतह के मानचित्रण के लिए किया जाता है? गामा रेज, विजिबल रेज, माइक्रोवेव्स, विजिबल रेज, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव्स एंड थर्मल इंफ्रारेड, या फिर एक्सरे, गामा रे, या फिर माइक्रोवेव रेडिएशन, माइक्रोवेव्स। इसमें देखो विजिबल तो होगा, मैपिंग के लिए यूज हो रहा है तो विजिबल होगा, रेडियो होगा, और कौन सा होगा, माइक्रोवेव्स होगा। टू विजिबल रेज, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, दीज आर यूज्ड, ऑप्शन बी कंफर्म डेफिनेटली, दीज आर यूज्ड फॉर मैपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम will there be a peak reflectance in a lake having a very high chlorophyll concentration above 12 microgram per liter? आपके यहां पर क्लोरोफिल की कंसेंट्रेशन हाई है लेक के अंदर में, तो पीक रिफ्लेक्टेंस आपका जो देखने को मिलेगा वो किसमें देखने को मिलेगा? निम्नलिखित में से किस स्पेक्ट्रम में बहुत अधिक क्लोरोफिल सांद्रता वाली झील में, जहां पर 12 माइक्रोग्राम पर लीटर जो है चरम परावर्तन होगा? 0.7 से 0.8 माइक्रोग्राम मीटर, 0.6 से 0.7, 0.5 से 0.6, 0.4 से 0.6। आपका जो स्पेक्ट्रम होता है वो 0.4 से 0.7 तक होता है। विवग्योर, तो क्या होगा इसका आंसर? क्लोरोफिल कंसेंट्रेशन, ग्रीन कलर क्लोरोफिल देता है, राइट, लेक के अंदर में, तो इसका क्या आंसर होगा? इट वुड बी योर 0.5 से 0.6 माइक्रोमीटर जो है, दैट वुड बी देयर। ठीक है, सी वुड बी द राइट आंसर। द मेन कैपेबिलिटीज ऑफ रास्टर मॉडल, रास्टर प्रणाली की मुख्य क्षमताएं हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा, ओवरलैपिंग, लेयर ऑपरेशन, जनरेशन ऑफ न्यू लेयर्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा, ओवरलैपिंग, लेयर ऑपरेशन, जनरेशन ऑफ न्यू लेयर्स, बताइए। रास्टर प्रणाली के मुख्य क्षमताएं हैं आंकड़ों का रूपांतरण, अतिव्यापन, परतों का संचालन, नई परतों का निर्माण, ए बी सी, बी एंड सी, ए बी सी डी, या फिर बी एंड बी सी डी। रास्टर, यहां से एक क्वेश्चन लगभग जो है निश्चित ही है कि रास्टर या वेक्टर में से किसी एक में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, रास्टर डाटा का आपका क्या होता है? देखिए, रास्टर डाटा के अंदर में आप जो है डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। ओवरलैपिंग भी हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैपिंग हो सकती है। लेयरिंग का ऑपरेशन, ओवरलेइंग जो है ये भी हो सकता है आपका। जनरेशन ऑफ न्यू लेयर्स, नई जो लेयर्स हैं उनको भी जनरेट किया जा सकता है। इसीलिए क्या आंसर होगा सही? ए बी सी डी। ये एक टेबल आप याद कर लीजिए, ज्यादातर ये चीजें जो है
यहां से पूछी जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर होता है रास्टर मॉडल आपका। इजी एंड एफिशिएंट क्या होता है, देखो ओवरलेइंग एफिशिएंट होती है, ये आपके कंपैटिबल होता है सैटेलाइट इमेजरी के लिए। हाई स्पेशल वेरिएबिलिटी इज एफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड है यहां पर। सिंपल फॉर ओन प्रोग्रामिंग, सेम ग्रिड सेल्स फॉर सेवरल एट्रीब्यूट्स होते हैं। वहीं आप देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इनएफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज, एरर्स इन पैरामीटर एंड शेप जो है उसमें एरर आती है। नेटवर्क एनालिसिस में इसका यूज कम होता है, डिफिकल्ट यूज होता है। प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में इनएफिशिएंट प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपका इनएफिशिएंटली होता है। लॉ किया जा सकता है, लेकिन वहां पर था क्वेश्चन के अंदर में कि किया जा सकता है कि नहीं, मेन कैपेबिलिटीज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा हो सकता है। ठीक है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन यूजिंग लार्ज सेल्स या फिर लेस एक्यूरेट। ठीक, when the wavelength of the incoming radiation is similar in size to the atmospheric particles which scattering occurs। जब ये आपका जो है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। जब आपका सिमिलर साइज आ गया ना, यहां कीवर्ड को पकड़ना, साइज जब सिमिलर होता है, साइज जब सिमिलर होता है जब साइज सिमिलर होता है तब किस प्रकार की जो है स्कैटरिंग होती है, नॉन सेलेक्टिव, स्पेक्ट्रल, रेले या फिर मी। ये हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस भी कर चुके हैं पहले भी। जब विकिरण तरंगदैर्ध्य का मान वायुमंडलीय कणों के आकार के बराबर होता है, जब सेम हो जाता है, उस सिनेरियो में आपके क्या होगी, उस सिनेरियो में आपके कौन सी सही आंसर होगा, इट वुड बी रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग के अंदर में आपकी जब इनकमिंग रेडिएशन है, ठीक है, उसका साइज सिमिलर होता है एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से, राइट। और रेले स्कैटरिंग जो है यही रेस्पॉन्सिबल है ब्लू कलर ऑफ स्काई के लिए। उसके लिए भी, ठीक है। आरपीएससी 2020 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आज, ठीक है। वाइडली यूज्ड एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स इंक्लूड, व्यापक रूप से प्रयुक्त सक्रिय रिमोट सेंसिंग तंत्र है रडार, लिडार, सोनार। एक्टिव है ना, दो तरीके के रिमोट सेंसिंग सेंसर्स होते हैं आपके, ठीक है। वन इज योर एक्टिव एंड अदर वन इज योर पैसिव। तो यहां पूछा है एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं, रडार, लिडार, सोनार। ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही आपके एक्टिव रिमोट सेंसिंग सेंसर्स हैं, राइट। रडार, लिडार और सोनार, इन तीनों में क्या है, देखो पैसिव वो होते हैं जिनके पास में अपना खुद का जो है एनर्जी सोर्स नहीं होता है, जबकि रडार, लिडार और सोनार के अंदर में क्या है, अपना खुद का एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। इसीलिए these are all what active remote sensing sensors. The sensitivity of remote sensing detector to difference in signal strength as it records the radiation flux reflected or emitted from the terrain is defined as spectral resolution, radiometric resolution, spatial resolution या फिर temporal resolution। अब आप इसमें कीवर्ड को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको यह आंसर आ जाएगा। एक रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता जो इसके सिग्नल सामर्थ्य को धरातल से परिवर्तित या उत्सर्जित विकिरण प्रवाह के अनुसार विभेदन करती है, उसको परिभाषित किया जाता है। रेडिएशन फ्लक्स आपका रिफ्लेक्टेड या इमिटेड हो रहा है तो वो आपका क्या होगा, रेडिएशन फ्लक्स, ठीक है। तो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, यहां पर आपका क्या है, कीवर्ड क्या है, रेडिएशन फ्लक्स। इसको अगर आपने पकड़ लिया तो आप जो है आंसर आराम से लेकर के आ सकते हैं। रेडियोमेट्रिक जो रेजोल्यूशन होते हैं, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन में जो है
वो आपके स्पेक्ट्रम से डील करता है। स्पेक्ट्रल वर्ड स्पेक्ट्रा से आया है, जहां स्पेक्ट्रम की बात की जाती है। जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो बात करता है ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट कितनी दूरी से ये दोनों पॉइंट जो हैं आपके क्या है, अलग अलग आप जो है देख सकते हो। दैट इज योर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। और टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, यानी कि उसका जो रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है, उसके आधार पर जो है सिग्नल स्ट्रेंथ में डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो दैट इज योर रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। अब तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, राइट। फटाफट से एक बार थम्स अप दे दीजिए, इमोजीज भेज दीजिए, ताकि हमारा सेशन जो है शुरू कर दें। और देखिए आप लोग ना थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं सेशन को शेयर करने में, है ना। बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो यहां देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स गिवन फॉर द एब्रिविएशन करेक्टली डिपिक्ट्स लैंडस्केप मॉडल्स। लैंडस्केप मॉडल्स के अंदर में DEM, DRG, DLG और DTM। अब आपको इसमें जो है फुल फॉर्म भी पता होना जरूरी है, आवश्यक है, राइट। संक्षिप्ताक्षर के लिए दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कूट दृश्य भूमि प्रतिदर्श लैंडस्केप मॉडल को सही निरूपित करता है, DEM, DRG, DLG या फिर DTM। वेरी गुड जुल्फिकार, फटाफट से आंसर शेयर कर दीजिए, है ना। मुझे लगता है कि बस आप सब लोग भूल चुके हैं, हमारा एक नारा था, बहुत ही प्यारा था, है ना। और वो नारा क्या था कि 3 बजे आना है, 3 दोस्तों को संग लेकर के आना है। 3 बजे आना है, 3 दोस्तों को संग लेकर के आना है, ताकि वो लोग जो हैं आपके साथ में गुफ्तगू कर सके और यहां पर आंसर सही से दे सकें। तो यहां देखिए DEM जो है डिजिटल एलिवेशन मॉडल और DTM डिजिटल टेरेन मॉडल, ये दो जो हैं वो आपके लैंडस्केप मॉडल्स को प्रेडिक्ट करते हैं। किसको प्रेडिक्ट करते हैं, लैंडस्केप मॉडल को प्रेडिक्ट करते हैं। यानी कि आपका आंसर A एंड D यानी कि C जो है वो एकदम सही उत्तर होगा। डिजिटल एलिवेशन मॉडल, बिल्कुल जुल्फिकार, और डिजिटल टेरेन मॉडल, ये दोनों ही जो हैं एकदम सही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल। ये आपका क्या होता है, एलिवेशन को शो करता है, राइट, टेरेन के सरफेसेस को, ठीक है। और डिजिटल टेरेन मॉडल जो है वो आपके डिफरेंट टेरेन्स को जो है शो करता है, राइट। अब DRG जो है वो डिजिटल रास्टर ग्राफिक होता है और DLG जो होता है डिजिटल लाइन ग्राफ होता है, जो कि आपके लैंडस्केप मॉडल्स को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ GIS ऑपरेशन। निम्न में से कौन सा GIS की प्रक्रिया है। चलिए, इमेज डिस्प्लेइंग, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, मैप ओवरलेइंग और मैप डिजाइनिंग, GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। सत्यार्थ जी, स्वागत है आपका, प्रिया जी के शेयर करने पर आप आए हैं, धन्यवाद। तालियां बजा दीजिए सत्यार्थ जी के लिए, है ना, तालियां बजा दीजिए सत्यार्थ के लिए, राइट। इमेज डिस्प्लेइंग, कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, मैप ओवरलेइंग और मैप डिजाइनिंग। तो GIS में हम क्या करते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर्स करते हैं। यानी कि मैप ओवरलेइंग जो है ये आपका क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS का जो है ये आपका ऑपरेशन है एक, राइट। तो 3 वुड बी द राइट आंसर। ठीक, बढ़े आगे, चलिए। विच वुड बी द नंबर ऑफ ग्रे वैल्यूज ऑफ एन इमेज इफ इट्स रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन इज 6 बिट्स। ग्रे वैल्यूज इमेज की कौन सी होगी अगर उसका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन जो है वो कितना है, 6 बिट का है। यदि किसी इमेज का रेडियोमेट्रिक विभिन्न 6 बिट का है तो धूसर मान यानी कि ग्रे वैल्यू कितनी होगी, 1024, 256, 32 या फिर 64, है ना। 2 के पहाड़े आते हैं, 2 के पहाड़े आते हैं, राइट। तो यहां 6 बिट की बात की गई है। यहां पर अगर आपको ग्रे वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे आप, 2 की पावर n, जितने बिट्स दिए हुए हैं उसको क्या कर देंगे 2 की पावर n, और यहां पर कितने बिट दिए हुए हैं 6, तो आप 2 की पावर
6 कर देंगे, 2 की पावर 6 कर देंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा 64, है ना? 64, यानी कि डी वुड बी द राइट आंसर टू दिस। डी जो है एकदम सही उत्तर होगा, राइट? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, रिमोट सेंसिंग ऑफ टेरेन कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली बेस्ड ऑन। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आरपीएससी ने जो है गलत उत्तर दिया था। हमने ऑब्जेक्शन भी लगाए थे उस साल 2021 वाले में, और आरपीएससी को इसको बदलना पड़ा था आंसर। मैंने आपको एक सेशन लिया था, उसमें बताया भी था इसके रिगार्डिंग कि डेफिनेटली इसका आंसर बदलेगा, और बदला इसका आंसर। आज मैं आपको सही उत्तर दूंगा इस प्रश्न का। रिमोट सेंसिंग ऑफ टेरेन कैरेक्टरिस्टिक मोस्टली बेस्ड ऑन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्टिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ टेरेस्ट्रियल फीचर्स, ऑन कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ टेरेस्ट्रियल फीचर्स, ऑन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज ऑफ टेरेस्ट्रियल फीचर्स, या फिर ऑन इमिसिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ जो है टेरेस्ट्रियल फीचर। भूभाग के लक्षणों का सुदूर संवेदन अधिकांशतः किस पर आधारित है, बताइए? भूभागीय लक्षणों के विसरित परावर्तकर्ता गुणधर्म पर, भूभागीय लक्षणों के चालकता गुणधर्म पर, या भूभागीय लक्षणों के अवशोषण गुणधर्म पर, या फिर भूभागीय लक्षणों के उत्सर्जकता गुणधर्म पर, बताइए प्रिया, है ना? रिमोट सेंसिंग किस फंडे पे काम करता है? आपको अगर इतना सा पता है तो डेफिनेटली आपका जो है उत्तर भी एकदम सही आ जाएगा। रिमोट सेंसिंग, है ना? रिमोट सेंसिंग क्या होता है? कुछ चीजें जो हैं जैसे इमिट करती हैं, राइट? कुछ चीजें क्या करती हैं? इमिट करती हैं। तो मतलब लाइट आती है और उससे क्या हो जाती है? इमिट न करके रिफ्लेक्ट। कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और जो रिफ्लेक्ट होता है वही तो हमें कलर दिखता है। और इसी वजह से इसका सही उत्तर एकदम सब लोगों ने सही बताया है, ऑन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्टिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ टेरेस्ट्रियल फीचर्स, है ना? आप देखिए रिमोट सेंसिंग का जो है इसका सही उत्तर क्या होगा? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्टिविटी प्रॉपर्टीज। डिफ्यूजन से पहले आरपीएससी ने इसको माना था सही, फिर इसको रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद में इसको गलत माना, और यही सही उत्तर था, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्टिविटी। बिल्कुल सही है एकदम सभी लोगों का। आप देखिए यहां से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है ना भाई? बिल्डअप एरिया से डिफरेंट कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, पेव्ड रोड से डिफरेंट कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बेयर सॉइल से डिफरेंट कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ग्रास से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये सारा जो रिफ्लेक्ट हो रहा है डिफ्यूज्ड, वही तो रिमोट सेंसिंग के अंदर में काम में लिया जा रहा है। भोजराज जी, आपका भी स्वागत है रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फटाफट से तालियां बजा दीजिए भोजराज जी के लिए भी। चलिए अब देखिए, मुझे भोजराज जी जब विजिबल हुए तो यहां पर प्रश्न आया कि भैया वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट कितनी है ना? तो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है, बता सकते हैं आप? दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4.3 to 7.5 माइक्रोमीटर, 0.7 to 1.3 माइक्रोमीटर, 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर, और 0.7 से 4.3 माइक्रोमीटर। बताइए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दिया है, किस किस ने बताएं तो? देवेंजन बसक ने भी 3 दे दिया है, वेरी गुड। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, राइट, है ना? तो अगर आसान प्रश्न है तो अपने लिए भी तालियां बजा दीजिए कि आसान प्रश्न भी आपको आता है ना? तो ये क्या है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये आपकी क्या है? विजिबल लाइट का जो है स्पेक्ट्रम होता है। और नैनोमीटर को जब माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तब कितना आता है? 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, 0.4 से 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। ये आपका विबग्योर VIBGYOR, इस तरीके से ये आपका 0.4 से होगा, ये आपका 0.7 पर होगा। बहुत ही अच्छे। चलिए, तो ये स्पेक्ट्रम जो है आपको याद होना चाहिए। ये स्पेक्ट्रम से प्रश्न कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। आपको क्लाइमेटोलॉजी में भी यहां से पूछा जा सकता है, यहां से आपको रिमोट सेंसिंग में पूछा जा सकता है।
राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर आप देखो विजिबल जो राइट आती है ये आपका क्या है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक बार स्पेक्ट्रम याद करवा दें। चलो राइट साइड में चलते हैं। राइट साइड में चलते हैं तो क्या बढ़ती है आपकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ है राइट साइड में जब जाएंगे विजिबल के तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इंक्रीज हो जाएगी तो देखो विजिबल के जस्ट पास में कौन है भाई साहब, इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड रेडिएशन में थर्मल इंफ्रारेड आईआर जो है 100 माइक्रोमीटर के आसपास है आपकी, फार इंफ्रारेड, और इसके जस्ट नियर में नियर इंफ्रारेड आ जाती है। तो नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, ये 4 स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड के याद हो गए। फिर आपको आ जाएगी माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स अब देखो रडार्स किस में ऑपरेट करते हैं, आपके रडार आपके माइक्रोवेव्स के अंदर ऑपरेट करते हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका आ जाता है रेडियो टीवी, रेडियो वेव्स आ जाता है। रेडियो वेव आयनोस्फीयर से रेडियो वेव आपकी जो है रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं होती है, रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स जो होती है इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, यहां पर मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है भैया, रेडियो वेव से। इसीलिए हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में रेडियो वेव यूज में लाते हैं। अब चलो लेफ्ट साइड में चलते हैं भाई। लेफ्ट साइड के अंदर में अल्ट्रावायलेट में आपका आ गया यूवी, यूवी के बाद आ गया आपका एक्सरे, और एक्सरे के बाद में गामा रे। और इस तरफ जब जाते हैं तो वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन क्या इंक्रीज हो जाता है, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इस तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। भोजराज जी रिजल्ट बस पल भर में आ जाएगा, है ना। अब कुछ ही दिनों का इंतजार है, हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए। Which one of the following is not a GIS सॉफ्टवेयर। देखो कल ही मैंने क्लास में आपको बताया था, एक लिस्ट याद कर लीजिए GIS सॉफ्टवेयर की, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो निम्न में से कौन सा एक GIS सॉफ्टवेयर नहीं है, आर्क व्यू, ऑटोकैड, ILWIS या फिर मैप इन्फो, बताएं। तो यहां पर आर्क व्यू, ILWIS, मैप इन्फो, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके GIS सॉफ्टवेयर हैं, ये सब आपके GIS सॉफ्टवेयर हैं। ऑटोकैड जो है वो GIS सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑटोकैड आपका GIS सॉफ्टवेयर नहीं है। और ये लिस्ट आप फिर से याद कर लीजिए, ये लिस्ट आप फिर से याद कर लीजिए GIS सॉफ्टवेयर की, आर्क इन्फो, ILWIS, मैप इन्फो, आर्क व्यू, जियोमैटिका, सिम्प, ग्रिड, IM ग्रिड, जियोमैप, इरडास, जियो मीडिया टेरेन, इमेज एनालिस्ट और मैप 3D। और यहां पर ओपन सोर्स का अपन ने क्वेश्चन किया था, उसका क्या था, ग्रास GIS, ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड डिजाइनिंग में काम में लिया जाता है, सिविल इंजीनियर्स के लिए काम में लिया जाता है। बिल्कुल भोजराज जी ये लिस्ट बता दी है आपको, एकदम याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम बढ़िया सी जो है लिस्ट आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, देख लिया, आगे बढ़े फटाफट से। सेशन के लिंक को शेयर करो यार, तब तो थोड़ा मजा आता है कि नहीं। कि हाँ भाई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स अपना स्नेह दिखा रहे हैं। GIS are designed to manipulate spatial objects. Which one of the following is not a spatial object? बताइए। An attribute, data cell, polygon, point, line। यहां पर क्या प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें कि GIS की रचना स्थानिक तत्वों को मैनिपुलेट करने के लिए की गई है। निम्न में से कौन सा एक स्थानिक तत्व नहीं है, स्पेशल डाटा कौन सा नहीं है, स्पेशल ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है। ए आंसर सही है, एकदम कंफर्म कर दिया है प्रिया जी ने, तो बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, अब तो ए ही होगा भोजराज जी। अब तो एन एट्रीब्यूट डाटा सेल, ये आपका जो है एट्रीब्यूट डाटा सेल जो होता है, ठीक है, यानी कि आपके जो कॉलम के अंदर में आते हैं, राइट, तो वो आपका जो है बेसिकली क्या है, एट्रीब्यूट्स का जो है वो स्पेशल ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पॉलीगन आपका होता है, लाइन, पॉइंट, ये सब जो हैं आपके GIS में हम पढ़ते भी हैं, ये सब क्या हैं, दीज ऑल आर वेक्टर डाटा सेट, वेक्टर डाटा सेट है आपके, ये सब क्या हैं आपके वेक्टर डाटा सेट हैं, राइट।
तो आंसर 1 वुड बी द राइट आंसर टू दिस। जीआईएस स्टोर करता है द डाटा इन द वेक्टर फॉर्मेट। 3 बेसिक एलिमेंट जो हैं वो कौन से? पॉइंट फीचर, लाइन फीचर और पॉलीगन फीचर, राइट। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड बाय रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी सैटेलाइट। आज आप लोगों के लिए ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ज्यादा का वादा किया है तो ज्यादा लेकर के आना भी है, राइट। तो फटाफट से आप लोग भी ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर भी सकें। निम्न में से कौन सी तरंग का उपयोग सुदूर संवेदन तकनीक के उपग्रहों द्वारा प्रयोग किया जाता है? एक्सरे, कॉस्मिक रेज, गामा रेज या फिर थर्मल इंफ्रारेड? बताइए। रिमोट सेंसिंग में यूज में लिया जाता है ना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और एकदम सत्यार्थ ने भी सही आंसर दिया है, प्रिया ने भी सही आंसर दिया है, कृति ने भी सही, बहुत अच्छे एवरीवन। अक्षा अली ने भी सही आंसर दिया है, देवंजन ने भी सही आंसर दिया है। और इसका आंसर क्या होगा? लॉक कर दें, थर्मल इंफ्रारेड। थर्मल इंफ्रारेड आपके रिमोट सेंसिंग के लिए यूज में ली जाती है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। गॉट इट। बढ़े आगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रास्टर फाइल फॉर्मेट। निम्न में से कौन सा एक रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है? ECW, BMP, TIFF और SVG। देखिए आजकल हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज भी कर रहे हैं और अक्सर जब आपकी ये क्लास डिजिटल बोर्ड से सेव होती है तो इसमें सेव करने के लिए ना एक फॉर्मेट आता है। वो फॉर्मेट आपको मैं दिखा दूं क्या? वो फॉर्मेट आपको दिखा दें क्या? जुल्फिकार, आपका नाम मिस कर दिया है। ओह, आई एम सॉरी फॉर दैट। डेफिनेटली जुल्फिकार ने सबसे पहले उत्तर दिया है, एकदम खटाखट। तो यहां हम सेव करते हैं, सेव करके देखते हैं कि यहां सेव एज में ऑप्शन कौन कौन से आते हैं। सेव एज में ऑप्शन कौन कौन से आते हैं? नोट फाइल यहां नहीं आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा है। चलिए यहां देखें तो इंपोर्ट में कोई फाइल आता है कि ऑप्शन आता है कि नहीं आता, किस प्रकार की फाइल आती है। यहां पर भी ऑप्शन नहीं आ रहा, कहीं तो एक ऑप्शन आता है यहां। अच्छा, एंड्रॉइड में आता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है SVG। SVG आपका जो है वो आपका जो है वेक्टर है। वो कैसी है? वेक्टर फाइल बनाता है डिजिटल में, ठीक है। बाकी आप देखिए इनमें से कौन से रेस्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है, तो आपका ECW है, टिफ है, बिटमैप है, BMP, ठीक है। SVG आपका नहीं है, SVG, राइट, ये आपका वेक्टर है। तो यहां पर आप सब लोगों का डब्बा होता है गोल और आंसर होता है रॉन्ग। चलिए इस बार मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसी का आंसर गलत हुआ कि सही हुआ, ठीक है। चलिए आप सब लोग समझदार हैं। इसी बात पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। व्हेन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स डायमीटर इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इट इज नोन एज। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल का ये कल भी हमने प्रश्न किया था। एग्जैक्टली आंसर देना बहुत जरूरी है ना। शेक्सपियर ने भी बोला है व्हाट्स देयर इन नेम, बट नेम ही तो फेम है ना। जैसे रामास गुरुकुल, अगर नाम नहीं होता तो इसका अस्तित्व कैसे होता। जैसे भोजराज, भोजराज का नाम नहीं होता तो अस्तित्व कैसे होता, है ना। तो यही बात है कि नाम तो लेना बनता है, इससे ख्याति प्राप्त होती है। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग, रिले स्कैटरिंग या नन ऑफ दीज, ये कल वाला क्वेश्चन ही आ गया है आई गेस, ठीक है, कंटिन्यूशन में आ गया है सेम क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मी स्कैटरिंग होगा, राइट। कल आप लोगों ने बोला भी था, है ना, समहाउ कल गलत हो गया था, राइट। जब बराबर होगा, जब इक्वल होगा डायमीटर, तब आपका क्या होगा? मी स्कैटरिंग होगा। मी प्रकीर्णन जो है इसका सही उत्तर होगा, राइट। तो कृति ने भी कल कमेंट भी किया था। और यहां पर जो है
जब इक्वल डायामीटर होगा तब आपका क्या हो जाएगा, इट वुड बी मी स्कैटरिंग होगा, मी स्कैटरिंग। तो कल गलत बता दिया था, के लिए क्षमा। चलिए, a device is used in remote sensing technique that gathers electromagnetic radiations, convert it into the signal and present it in the form of utilizable for obtaining information about the objects under investigation is known as। सुदूर संवेदन तकनीक में प्रयुक्त वह उपकरण जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित कर उन्हें संकेतों में बदल कर उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं तथा जिनसे कि अन्वेषण लक्ष्यों के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं कहलाते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूज में लिया जाता है, एक तो ये, दूसरा ये रिमोट सेंसिंग के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। सिग्नल को कन्वर्ट करता है यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर में। तो आपका सैटेलाइट है, रिफ्लेक्टर्स हैं, रडार्स हैं या सेंसर्स हैं, बताएं। रिमोट सेंसिंग, एक्टिव रिमोट सेंसर्स हम पढ़ते भी हैं, ठीक है। कल हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, क्या होगा इसका आंसर, सेंसर्स। सेंसर्स, सेंसर्स, रडार भी एक सेंसर है, रडार भी क्या है, एक सेंसर है, ठीक है। रडार भी क्या है, एक सेंसर है। कल हमने देखा भी था एक क्वेश्चन, रडार, सोनार, लिडार, ये सब एक्टिव सेंसर्स के पार्टिसिपेशन मतलब एग्जाम्पल्स हैं। वहीं पैसिव सेंसर्स भी इसमें आते हैं। तो आपका सेंसर एक ब्रॉड जो है ना संवेदक, वो करता है क्या, आपके प्रॉपर यूटिलाइजेबल इंफॉर्मेशन में चेंज। इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, जिसको भोजराज, देवंजन और ज्योग्राफी ने एकदम सही उत्तर दिया है कि सेंसर जो है एकदम करेक्ट उत्तर होगा, राइट। चलिए, यहां पर अगर हम देखें तो ये मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स भी होते हैं आपके, हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स भी होते हैं, लिडार भी होते हैं, रडार्स भी होते हैं और सोनार भी होता है आपका, राइट। ये सब आपके क्या है, सेंसर्स हैं। पैसिव सेंसर्स के एग्जांपल आपके मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स और हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स हैं। वहीं एक्टिव में लिडार, रडार और सोनार आपके आ जाएंगे। चलिए, व्हाट डज द वर्ड जीआईएस स्टैंड्स फॉर। संकेताक्षर जीआईएस किसके लिए प्रयुक्त होता है। चलिए, बाय प्रिया जी, फिर मिलेंगे चलते चलते। हमें राही ज्योग्राफी के, राइट। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंटरनेशनल सिस्टम, ज्योग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम, सॉरी, ज्योग्राफिकल इंटरनेशनल सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम और नन ऑफ दीज। बताइए, बहुत ही सही उत्तर है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम भोजराज जी गलत है ना। मैं क्लास में स्टार्ट में ही 2-3 बार आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, का क्या होगा, डी वुड बी द राइट आंसर। ज्योग्राफिक या ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिक या फिर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, दैट वुड बी द राइट आंसर। और ये क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए मैप ऑफ ऑल डाटा जो है यूज में लिया जाता है। चलिए, डी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जीआईएस। निम्नलिखित में से जीआईएस, यहां फ्रॉम आएगा, विच वन फ्रॉम द, जीआईएस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण घटक नहीं है। नहीं, ध्यान रखना है, नहीं पूछा इसमें, एक घटक जीआईएस का कौन सा नहीं है। प्रोसीजर, डाटा, पॉपुलेशन, सॉफ्टवेयर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगेन जीआईएस पे आधारित, और ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके, है ना। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप ड्रीम प्रोफेसर का पार्ट बनिए। मात्र 499 रुपीज में आपको ड्रीम प्रोफेसर बैच जो है वो मिल जाएगा, जिसमें आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी और इस सेशंस को आप देख सकते हैं रामास गुरुकुल की ऐप के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए
प्रक्रिया, आंकड़े, जनसंख्या और सॉफ्टवेयर, राइट। तो सॉफ्टवेयर है पार्ट, पॉपुलेशन है पार्ट, डाटा भी है पार्ट, क्या सॉरी पॉपुलेशन नहीं है, प्रोसीजर होता है, डाटा होता है और सॉफ्टवेयर होता है, राइट। जनसंख्या इसका जीआईएस का पार्ट नहीं होती है। यहां पर प्रोसीजर होता है, डाटा भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, इसके साथ में हार्डवेयर होता है, पॉपुलेशन नहीं होते हैं, पीपल होते हैं। somehow it's a close connection। 33 का सी। ये क्वेश्चन समझा दें, देखो कि ये बोल रहा है कि आपके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ये बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं आपके क्या क्या हैं। तो आप देखिए सॉफ्टवेयर एक इंपॉर्टेंट घटक है, डाटा, आंकड़े जो हैं वो आपके होते हैं, प्रोसीजर कि क्या प्रोसेस जो है हम लेने वाले हैं, यूज लेने वाले हैं, वो भी होता है। यहां पॉपुलेशन की जगह पीपल होगा, और एक और कंपोनेंट होता है वो होता है आपका हार्डवेयर, यानी कि आप सिस्टम जो भी यूज करेंगे। तो ये 5 कंपोनेंट होते हैं, कितने? 5 कंपोनेंट होते हैं जीआईएस के। जीआईएस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आरपीएससी 2016 के प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी सेगमेंट्स। जीपीएस को, जीपीएस होगा, जीपीएस को कितने भागों में विभाजित किया है? 1, 2, 3 एंड 4, बताइए। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? इट वुड बी 3 भागों में डिवाइड किया है जीपीएस को, ठीक है। और अपने 4 सैटेलाइट होती हैं रिक्वायर्ड, जिससे कि हम एक पोजीशन को पता लगा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। कितनी? 4 सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द लोकेशन, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मिडल इंफ्रारेड रेज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज, वापस से देखो उसी में से स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आ गया है कि विद्युत चुंबकीय सतत में मध्य अवरक्त किरणों का अंश है 0.7 माइक्रोमीटर टू 13 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, 1.3 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर और 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? 0.7 माइक्रोमीटर से 13 माइक्रोमीटर, 3 से 10, 1.3 से 3 और 3 से 5। मिडिल आपका जो है इंफ्रारेड रेज की बात की जा रही है यहां पर। अगेन सी, बहुत अच्छे। स्मिता मौर्य जी, हेमंजन, जुल्फिकार ने आंसर थोड़ा सा बार गड़बड़ दे दिया है। क्या होगा आंसर? 1.3 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर, ये आपका मिडिल इंफ्रारेड का जो है होगा, राइट। 1.3 से लेकर के 3 माइक्रोमीटर। स्पेक्ट्रम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ नैनोमीटर में दिया हुआ है, इसी को आप माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका मिडिल इंफ्रारेड जो है इसके अप्रोक्सीमेटली आता है, ठीक है। दैट इज 1.3 से लेकर के 3। द एल्टीट्यूड ऑफ जीपीएस सैटेलाइट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट, भूमंडलीय गतिक प्रणाली उपग्रह की पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई लगभग कितनी है? 20-200 किलोमीटर, 22-200 किलोमीटर, 36-200 या फिर 26-600 किलोमीटर? इट वुड बी 26-600। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसका आपको एल्टीट्यूड याद रखना है, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ जीपीएस की जो है कहां से? सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से कितना होगा? इट वुड बी योर 26-600। 26-600 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें आज का अंतिम प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? GIS is not essential component of IT. GIS developed in the early 1960s. GIS is a system of hardware, software and procedures. GIS is computer based system. ये अपन अभी कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत सारी चीजें GIS के बारे में हमने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आज तो लगभग सारे क्वेश्चन डेडिकेटेड ही GIS को थे,
राइट, रिमोट सेंसिंग और जीपीएस से बस गिने चुने कुछ क्वेश्चंस थे। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भौगोलिक सूचना तंत्र सूचना प्रौद्योगिकी का अवयव नहीं है। भौगोलिक सूचना तंत्र 1960 के दशक में विकसित हुआ। भौगोलिक सूचना तंत्र हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व प्रक्रियाएं हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र अभी कलित्र निकाय है। क्या होगा इसका आंसर? क्लियरली एंड एब्सोल्युटली करेक्ट क्या होगा? जीआईएस इज नॉट गलत है। यहां पर ये आईटी का कंपोनेंट होता है, इसी में तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आईटी में क्या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आपका कंप्यूटर भी आता है, उसका सॉफ्टवेयर भी आता है, राइट। तो ये जो है बाकी सारे 1960s में ये डेवलप हुआ था अर्ली सिस्टम ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर और पीपल एंड हमने क्या देखा था, एक आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसीजर पीपल एंड डाटा। जीआईएस कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। एकलव्य बैच यूजीसी नेट की तैयारी करनी है ज्योग्राफी में, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज बाइलिंगुअल, तो यहां पर आप जो है कोर्स लीजिए, ठीक है। पूरी डिटेल्स आपके पास में है, जस्ट गो थ्रू दिस, ठीक है। अगर बात करें कलाम बैच, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 से परेशान हो, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट ढूंढने में दिक्कत आ रही है दोस्तों, बाइलिंगुअल और इंग्लिश मीडियम दोनों ही शानदार तरीके से कंटेंट आप लोगों को यहां पर मिलेगा और आप कलाम बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए, प्रताप बैच के अंदर में एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम आपका कंटेंट मिलेगा, फ्री क्लास पीडीएफ भी मिलेगी और आपको 40+ कैसे स्कोर करना है ये भी बताया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज होगी, टॉपिकल वीकली टेस्ट होंगे, 5 यूनिट्स कवर होंगी दोस्तों, और शानदार तरीके से आपको मजे से सारी चीजें याद करवाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी और टेक्स्ट लिए जाएंगे। सो स्कोर वेल, ठीक है, एंड अचीव योर ड्रीम्स बाय डाउनलोडिंग रामास गुरुकुल ऐप। सवाल यह है क्या आपने रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड की? तो अभी जाकर के प्ले स्टोर पर रामास गुरुकुल की ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और आसान से अपने कोर्सेज को भूगोल के सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज अक्सर क्लास लेने के बाद में स्टूडेंट कमेंट करना भूल जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है ना, वो बोलते हैं ना कि वो विनम्र निवेदन है कि भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, शिक्षक को ये बता दीजिए कि ये सेशन पसंद आया कि नहीं आया, और अगर आया है तो क्या शेयर किया, कितनों को किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना, लाइक किया कि नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए दमदार सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए रामास गुरुकुल। जय हिंद।